याद रखना है। अब पढ़ते हैं चौलकालीन प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में। चौल काल में राजा का पद पैतृक होता था और सबसे बड़े पुत्र को ही युवराज चुना जाता था। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, बल्कि जितने भी राजा हुए या जितने भी वंश हुए, उन सभी वंशों में जो राजा का पद होता था वो पैतृक ही होता था। राजा के बाद कौन राजा बनेगा? उसका बेटा राजा बनेगा, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो। सब कालों में यही हुआ है कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। चौल काल में राजा के प्रशासकीय कार्यों को करने वाला अधिकारी औले कहलाता था। तो राजा के प्रशासकीय कार्यों को करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? औले कहलाता था। चौल काल में उच्च अधिकारियों को पेसंद्रम और छोटे अधिकारियों को सेरुत्रम कहा जाता था। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े अधिकारी जो होते थे चौल काल में, उनको क्या कहा जाता था? पेसंद्रम कहा जाता था। छोटे अधिकारियों को कहा जाता सेरुत्रम कहा जाता था। चौल काल में राजा के अंग रक्षकों को वेलाइक कारा कहा जाता था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अंग रक्षकों को क्या कहा जाता था? वेलाइक कारा। चौल काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। यह आपको यहां पे याद रखना है कि भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। संपूर्ण चौल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को मंडल, मंडल को कोट्टम, कोट्टम को नाडु और नाडु को कुर्रमों में विभाजित किया गया था। तो इस तरह से इनका जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था। चौल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, परंतु राजराज प्रथम के शासनकाल में 1/2 भाग लिया जाता था। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, चौल काल में जो भूमि कर लिया जाता था, अब भूमि कर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लो आप खेती कर रहे हो और आपकी खेती में जितना भी हुआ है, जितना भी उपज हुआ है, उसका 1/3 भाग आपको कर के रूप में देना होता था। कब? चौल काल में। लेकिन राजराज प्रथम के शासनकाल में 1/2 भाग देना पड़ता था। 1/2 भाग का मतलब है कि आधा, आपके खेत में जितना भी पैदा हुआ है उसका आधा भाग आपको देना पड़ता था। किसके शासनकाल में? राजराज प्रथम के शासनकाल में। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। चौल मूर्ति कला की मुख्य विशेषता कांसे की मूर्तियों का निर्माण था, जिसमें नटराज की कांस्य प्रतिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपको ये वाली जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये नटराज की प्रतिमा है और ये चौल काल की सबसे श्रेष्ठ प्रतिमा मानी जाती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और बहुत बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया है। चौल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। देखिए, ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि का मतलब होता है कि उस भूमि पे कोई भी कर नहीं लगता था, तो वो कर मुक्त भूमि कहलाती थी और वो किसको प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था। कलिंग तुपर्णी ग्रंथ के रचनाकार जयगोंदर थे, जो कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में रहते थे। इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको आप विशेष तौर पर याद रखें। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? जयगोंदर ने कलिंग तुपर्णी ग्रंथ की रचना की थी। और ये किसके दरबार में रहते थे? कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में ये रहते थे। तमिल साहित्य का त्रिरत्न पुगलेंदी, ओट्टुकुट्टन और कंबन को माना जाता है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, पुगलेंदी, ओट्टुकुट्टन और कंबन, ये तीनों प्रसिद्ध कवि थे, इसीलिए इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। इनके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको भी आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। चौल काल में स्थापत्य कला की जो शैली अपनाई गई है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो, कहने का मतलब है कि चौल काल में जितने भी मंदिरों की स्थापना हुई है, अधिकतर मंदिरों की स्थापना हुई है, तो उन मंदिरों में जो शैली अपनाई गई है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इतना आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है
और अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं।